नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उत्सर्जन अंगों के आगे की ओर बढ़ते हुए फाइलम्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने उत्सर्जी अंगों या संरचनाओं के 4 फाइलम के बारे में जानकारी दे दी जंतु जगत में, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में 4 बता दिया था मैंने। यहां पे अब मैं आपके से 5वें नंबर फाइलम से डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निमेटहेल्मिन्थीज। क्या है बेटा? निमेटहेल्मिन्थीज। तो 5 नंबर पे अपन डिस्कस कर रहे हैं यहां पे निमेटहेल्मिन्थीज। निमेटहेल्मिन्थीज का दूसरा नाम एस्क्लेहेल्मिन्थीज भी होता है। एस्क्लेहेल्मिन्थीज का तीसरा नाम निमेटोडा भी होता है। निमेटोडा का चौथा नाम होता है वो गोलकृमि भी होता है। अब इतने नाम है इसके, इस जगत के, इस फाइलम के इतने नाम है आपके इसमें। तो अपन पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि अपन किस में पढ़ रहे हैं, अपन उत्सर्जी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको, उत्सर्जी अंगों के बारे में बता रहा हूं भिन्न भिन्न फाइलम्स के अंदर। 4 फाइलम्स मैं कवर कर चुका हूं। 5वें नंबर पे यहां पे एडिंग लगाया है मैंने, ठीक है। तो देखिएगा, निमेटहेल्मिन्थीज ऑब्लिक निमेटोडा ऑब्लिक एस्क्लेहेल्मिन्थीज ऑब्लिक गोलकृमि, ये सभी इसी के ही नाम है बच्चों। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये सब इसी के ही नाम है, निमेटहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एस्क्लेहेल्मिन्थीज, गोलकृमि, ये सब इसी के ही नाम है। देखिए, इससे पहले मैं आपको चपटे कृमि के बारे में जानकारी दे चुका था। चपटे कृमि के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था जब हम लोगों ने इससे पहले का फाइलम पढ़ा था। इसका नाम था प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या था? प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसका शुद्ध देसी मस्त एग्जाम्पल बताता हूं आपको, एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। उदाहरण के तौर पर यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या है? एस्केरिस। एस्केरिस एक कृमि है, जहां तक देखा जाए ये एक प्रकार का क्या है? गोलकृमि है। कैसा कृमि है? गोलकृमि है। इसमें उत्सर्जी संरचना जो होती है, क्या बेटा? उत्सर्जी संरचना, यानी कि उत्सर्जी संरचना यानी उत्सर्जी स्ट्रक्चर जो होगा, जो उत्सर्जन में सहायता करेगा, उसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, बहुत बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट नाम है, रेनेट कोशिका। क्या कहते हैं? रेनेट कोशिका। रेनेट कोशिका का भी आपको एक चित्र बना करके भी दिखाऊंगा कि कैसी होती है रेनेट कोशिका। अपनी पुस्तक में केवल इस रेनेट कोशिका का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अपने को नाम तो याद रखना ही है, लेकिन फिर भी ऐसा रहता है, जानने की इच्छा रहती है बच्चों के अंदर कि ये दिखती कैसी है कोशिका, या इसमें होता क्या क्या है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा अभी इसी सेक्शन में, घबराइएगा नहीं। ऑलराइट, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि एक्सक्रीट स्ट्रक्चर जो अपना रेनेट कोशिका कैसी होती है बेटा? एच आकार की होती है। कैसी होती है? एच आकार की। ऑलराइट, कैसी होगी? एच आकार की संरचना रहेगी इस कोशिका की। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है। किसके बारे में बात कर रहा हूं? उत्सर्जी पदार्थ के बारे में बातचीत कर रहा हूं। उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ ऑफकोर्स इसमें 2 रहेंगे यहां पे आपके पास में। एक रहेगा बेटा अमोनियम आयन, और एक रहेगा आपके पास में क्या? अमोनिया। अमोनियम जो आयन है आपके पास में, ये अमोनियम आयन जो आपके पास में आ रहा है, ये होता है शरीर की सतह से, ठीक है, बॉडी की सरफेस से सामान्य विसरण की क्रिया द्वारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। शरीर सतह से सामान्य विसरण की क्रिया द्वारा त्यागा जाता है या उत्सर्जित हो जाता है। मतलब इसमें तो शरीर की सतह से क्या हो जाएगा? उत्सर्जित हो जाएगा सामान्य विसरण की क्रिया द्वारा, लेकिन अमोनिया जो है वो रेनेट कोशिका के द्वारा क्या होगा? उत्सर्जित होगा। तो अमोनिया किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? रेनेट सेल के थ्रू उत्सर्जित होता है। तो 2 प्रकार के यहाँ पे उत्सर्जित पदार्थ आपको बता दिए मैंने। कौन कौन से आ गए आपके पास में? एक आपके पास में है जो है अमोनिया, और दूसरा कौन सा है आपके पास में? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन तो सामान्य विसरण की क्रिया द्वारा शरीर की सतह से रिमूव हो जाता है, लेकिन अमोनिया जो है वो रेनेट कोशिका के द्वारा क्या होता है? यहां से बाहर निकलता है। ऑलराइट, अब मैं आपको एक बता देता हूं कि रेनेट कोशिका दिखती कैसी है। तो रेनेट कोशिका में सबसे पहले यहां पे आपके पास में रहती है, वो रहती है कोशिका, मतलब सेल बॉडी। क्या रहती है? सेल बॉडी। सेल बॉडी के ऊपर की तरफ आपके पास में यहाँ पे एक ऐसे नलिका रहती है। मैं आपको रेनेट कोशिका का चित्र बना करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी एक
जो भावना है कि भाई कैसी दिखती है वो आपको एक बार पता लग जाए कि किस तरीके से होता है इसका अरेंजमेंट। रेनेट कोशिका की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। देखिएगा किस तरीके से ये एच शेप की नलिका होती है और एच शेप की कोशिका रहती है, ये आपके पास में रहती है, वो रहती है कौन सी, रेनेट सेल। कैसी सेल है आपके पास में, रेनेट सेल है। आपको नजर आ रहा है रेनेट सेल। अब रेनेट सेल में यहां पे भी कुछ नलिकाएं रहती है, विद्यमान होती है इस तरीके से, समझ रहे मेरी बात को, ये ऐसे विद्यमान रहती है। यहां पे इसका केंद्रक रहेगा इस तरीके से। ये रेनेट कोशिका की संरचना है बच्चों। अब इसमें कुछ चीजें आपको जाननी होगी। जो पूरी कोशिका है उस पूरी कोशिका के अंदर केवल यहां पे एक छिद्र है, अर्थात यहां पे केवल एक ही नलिका में क्या होगा, छिद्र उपस्थित होगा। इसको उत्सर्जी नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जी नलिका। मतलब अमोनिया जो है उसका उत्सर्जन जो होगा वो उस उत्सर्जी नलिका के माध्यम से होगा। याद रखना इसके अंदर, इसको अपन क्या कहेंगे, मुख्य उत्सर्जी नलिका, मुख्य उत्सर्जी नलिका, ठीक है। और ये आपके पास में रहेगा, क्या होगा, उत्सर्जी छिद्र। मैं आपको रेनेट कोशिका का चित्र समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं। ये आपके पास में क्या रहेगा, यहां पे आपके पास में सेल बॉडी यानी कोशिका काय, और इसके अंदर यहां पे क्या रहेगा, ये क्या है बेटा, केंद्रक। क्या है, केंद्रक। रेनेट कोशिका एच आकार की लगती है, इसमें नलिकाएं होती है काफी सारी, लेकिन एक ही नलिका खुली होती है, बाकी तीनों नलिका क्या होती है, बंद होती है। इसके सेंटर में भी यहां पे नलिका होती है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ नलिका। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ नलिका, राइट। अब आपके पास में यहां पे नीचे दो नलिका, इनको बोलते हैं पृष्ठीय नलिका। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय नलिका, पृष्ठीय नलिका, ठीक है। और ये जो होती है इसको बोलते हैं अधर नलिका। क्या बोलते हैं, अधर नलिका। ये आपके पास में होती है एच आकार की कौन सी, रेनेट कोशिका। क्या होती है बेटा, ये रेनेट कोशिका। रेनेट कोशिका ऐसी दिखती है, जो भी शरीर के अंदर, निमेटोडा के शरीर के अंदर जितना भी उत्सर्जी पदार्थ बनता है वो इस रेनेट कोशिका के द्वारा ही रिमूव होता है, ऑलराइट। तो निमेटोड के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। निमेटोड में उत्सर्जी संरचना सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कौन होती है, रेनेट कोशिका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना, कौन होती है, रेनेट सेल्स। और दो प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, एक होता है अमोनियम आयन जो सामान्य विसरण की क्रिया के द्वारा शरीर की सतह से उत्सर्जित हो जाता है, और एक होता है एमोनिया जो रेनेट कोशिका क्या करती है, उसको उत्सर्जित करवाने में सहायक होती है। अर्थात निमेटोडा भी क्या हो गया आपके पास में, एमोनोटेलिक जीव में ही काउंट हो रहा है। इसमें काउंट हो रहा है एमोनोटेलिक जीव के अंदर ही। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द एनेलिडा। एनेलिडा जिसमें आपके पास में अर्थवर्म यानी केंचुआ आता है, ठीक है। और एनेलिडा फाइलम की सबसे खास बात होती है उसके जो देह होती है, शरीर होता है जीव का, एनेलिड्स का, उसमें खंडी भवन की प्रक्रिया पाई जाती है। अर्थात जो देह है यानी बॉडी है वो खंडों में क्या होगी, विभक्त होती है। बहुत सारे खंड मिलते हैं उसको अपनी सतह के ऊपर, ऑलराइट। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 6 नंबर पे, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर ये रहा, 4 मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, 5वां मैंने आपको निमेट एल्मंथिस बता दिया, 6ठा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एनेलिडा। तो अपन लोग बात कर रहे हैं किसके अंदर, एनेलिडा के अंदर, एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा, एनेलिडा के बारे में अगर अपन डिस्कस करें यहाँ पे, तो एनेलिडा में सबसे खास बात होती है कि उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है ना। तो यहां पे देखिएगा 2 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ रहेंगे आपके पास में, एक रहेगा अमोनिया और एक रहेगा आपके पास में कौन, यूरिया, ठीक है। 2 उत्सर्जी पदार्थ है। अब अमोनिया कब होगा, जब वो जलीय कंडीशन में होगा। कहां पे होगा, जलीय कंडीशन, यानी कि जब जलीय अवस्था में होगा तो उस समय पे क्या होगा आपके पास में, एमोनिया का उत्सर्जन होगा। मतलब आपको पहले भी बताया था ड्यूल एक्सक्रिएशन, मेरा पहले वीडियो में जाकर के देखिएगा, मैंने ड्यूल एक्सक्रिएशन बता रखा है। ड्यूल एक्सक्रिएशन में एनेलिडा का एग्जाम्पल लिया हुआ है, अर्थवर्म लिखा हुआ है, केचुआ। केचुआ 2 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जित कर सकता है, जब वो अत्यधिक जलीय अवस्था या जल के समीप हो या जल के अंदर हो, तो उस समय पे आपके पास में क्या कर सकता है, एनेलिडा क्या करता है आपके पास में,
अमोनिया का उत्सर्जन करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। दूसरी और सबसे खास बात वो है आपका इसमें यूरिया। देखिए, यूरिया को उत्सर्जित करने के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो जब अर्थवर्म या एनलिडा यानी केचुआ जिसकी बात कर रहे हैं, वो अगर कम जल में हो तो उसमें क्या उत्सर्जित होता है? यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो क्या हम यहां पे यूरिया के यहां पे लिख सकते हैं? लेस ऑफ H2O, यानी कि कम जल की उपस्थिति में। ऑलराइट, ये आपके पास में आ जाएगा एनलिडा के अंदर। नाउ ये एनलिडा आ गया। अमोनिया और यूरिया मैंने आपको यहां पे बता दिया। अमोनिया और क्या बता दिया मैंने आपको? यूरिया बता दिया। अब व्हाट नेक्स्ट कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? ध्यान रखना, मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? मुख्य उत्सर्जी अंग एनलिडा में सबसे गजब बात है, इसमें नेफ्रीडिया होता है। क्या होता है? नेफ्रीडिया। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? नेफ्रीडिया है। बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। अभी मैं इसका चित्र बना करके भी आपको समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा किस प्रकार से इसका चित्र बनता है और कैसे ये मदद करता है। सबसे पहले नेफ्रीडिया में क्या होता है बच्चों? नेफ्रीडिया में सबसे आउटर साइड में आपके पास में जो रहेगा वो होता है एक छिद्र होता है, और ये छिद्र नीचे की ओर से यहां पे क्या रहेगा आपके पास में? ट्रायंगुलर पोर्शन देगा, कुछ ऐसा, मतलब त्रिकोणीय। समझ रहे मेरी बात को? ये ऐसा संरचना बना रहा हूं आपको नेफ्रीडियोपोर की। चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट कंप्यूटराइज पिक्चर दिखा देता, लेकिन मैंने क्यों नहीं दिखाई? ताकि आप हाथ से बनाना सीखिए कि किस तरीके से बना रहे हैं सर, और हमको भी कैसे बनाना है ना, क्योंकि ये काम आने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि ये काम नहीं आएगा, काम तो आने वाला है। केचुए का भी पार्ट है हमारे पास में, केचुए के पार्ट में काम आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास में क्या हो रहा है? ये जो चीज आ रही है आपके पास में, ये आपके पास में एक छिद्र आ गया। छिद्र आपके पास में क्या होता है? आगे जाकर के एक नलिका वाले भाग में कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ता है, और उसके बाद में आती है यहां पे कुंडलित संरचना। ये बहुत ही ज्यादा कुंडलित संरचना होती है। यहां पे मैं एक ही कुंडलन बना रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त कुंडलित संरचना होती है। ये जानकारी के लिए बता दूं, बहुत खतरनाक और बहुत बड़ी ये संरचना होती है। कुंडलन बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर, और यहां पे एक छिद्र प्रेजेंट होगा। ये मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बनाया। क्यों? क्योंकि आपको चीजें समझानी है मेरे को, तो मैं चीजें समझाना चाहता हूं, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सिंपल तरीके से ही बनाया है। ये एक नेफ्रीडिया का चित्र है, एक नेफ्रीडिया का चित्र है। सबसे ऊपर की ओर जो यहां पे छिद्र होता है इसको बोलते हैं नेफ्रीडियोस्टोम। क्या बोलते हैं? नेफ्रीडियोस्टोम। नेफ्रीडियोस्टोम। जो बीच के अंदर आपको एक कुंडलन संरचना आ रही है इसको बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रीवा, यानी नेक वाला भाग। और जो अंतिम चरण पे जो छिद्र आ रहा है उसको बोलते हैं नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रीडियोपोर, ठीक है। क्या बोलते हैं? नेफ्रीडियोपोर, ठीक है ना। ऐसे तो वैसे नेफ्रीडियोफोर भी लिखा हुआ होता है इसमें, कई जगह पे नेफ्रीडियोफोर लिखा होगा एफ से, कई जगह पोर लिखा होगा। छिद्र को बोलते हैं बेटा पोर या फोर, ठीक है। अब आता है नेफ्रीडियोस्टोम। देखिए, अगर आपके पास में कोई एनलिडा का बॉडी है, देखना सुनना है ना, अगर एनलिडा का बॉडी है तो एनलिडा की बॉडी में जो अमोनिया बना है, या फिर जो भी आपके पास में जो द्रव होता है, जैसे मान लीजिए रक्त है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि उसके अंदर रक्त है, एनलिडा की बात कर रहा हूं आपके पास में, या कोई द्रव्य है, तो उस द्रव्य के अंदर क्या होगा? आपके पास में उत्सर्जी पदार्थ भी शामिल होंगे, है ना। अब यह द्रव्य कहां जाएगा? नेफ्रीडिया के पास में। क्यों जाएगा? ताकि उसमें से उत्सर्जी पदार्थ क्या हो? बाहर निकल सके। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको एक मानव के उदाहरण के ऊपर लेकर के देखिए। मानव के रक्त के अंदर क्या है? आपके पास में उत्सर्जी पदार्थ है। जैसे नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है मान लीजिए। अब मानव के कहां है? ये रक्त के अंदर है। अब रक्त से इसको छानना पड़ेगा, बराबर है ना मेरी बात। तो रक्त जो होता है मानव में, वो कहां पहुंचेगा? किडनी के पास में। किडनी क्या करेगा? इस रक्त को छानेगा, और रक्त जब छन जाएगा तो इसमें से यूरिया क्या आ जाएगा आपके पास में? बाहर आ जाएगा। मतलब किडनी क्या करेगी? उसको बाहर निकालने का कार्य करेगी। कुछ ऐसी प्रक्रिया अर्थवर्म यानी कि एनेलिडा के अंदर भी होती है। समझना मेरी बात को। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है? जो भी इनके शरीर का द्रव्य है
वो क्या होता है, इस नेफ्रीडियोस्टोम में आता है। नेफ्रीडियोस्टोम क्या करता है, इसके बाहर की तरफ क्या होता है, पूरा सीलिया लगा होता है। किससे किससे ढका होता है, ये सीलिया से। और नेफ्रीडियोस्टोम क्या करता है, उस द्रव को छानता है। समझ रहे हो मेरी बात को। और छानने के बाद में जो छना हुआ जो ब्लड है वो, या छना हुआ जो पदार्थ है वो आगे ग्रीवा भाग में आता है, तथा शेष भाग होता है पुनः कहां चला जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है। तो यहां पे आपके पास में क्या रहता है बच्चों, इस जगह पे आपके पास में रहता है कुछ मात्रा के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सीलिया उपस्थित रहता है। क्या रहता है आपके पास में, सीलिया। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि नेफ्रीडियोस्टोम जो है, नेफ्रीडियोस्टोम है वो किसके द्वारा आश्रित रहता है, सीलिया द्वारा आश्रित। ठीक है। अब कार्य क्या होता है नेफ्रीडियोस्टोम का, फिल्ट्रेशन करना। फिल्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, निस्यंदन। क्या बोलते हैं, निस्यंदन। ठीक है ना। देह द्रव का निस्यंदन करना। क्या होता है, निस्यंदन करना। समझ गए, मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको फिल्ट्रेट करेगा। फिल्ट्रेट करने के बाद में यहां पे नीचे की ओर क्या आ जाएगा आपके पास में, इधर की ओर आपके पास में आ जाएगा फिल्ट्रेशन, जो छन करके आया है। अब क्या होता है बच्चों कि छन करके आया है तो ऐसा नहीं है कि हमारे को जो चाहिए वो या तो अमोनिया होना चाहिए उसके अंदर या यूरिया होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जो यहां से छन करके आया है नीचे की तरफ, उसमें अमोनिया या यूरिया तो है ही है, साथ में जल भी होगा। उसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ भी हो सकते हैं। तो अगर मैं मेरी बॉडी से उन महत्वपूर्ण पदार्थों को यदि मैं मूत्र के माध्यम से बाहर त्यागता जाऊंगा तो उन पदार्थों की मेरे शरीर में कमी हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि जो मेन जो आपके पास में उत्सर्जित पदार्थ है वही बाहर जाना चाहिए, अन्य जो काम की चीजें उनको वापस अंदर ले लो। इसको बोलते हैं पुनः अवशोषण करना। क्या करना, पुनः अवशोषण। बहुत बेसिक सा एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, शायद उससे समझ में आ जाए कि दीपावली की सफाई करते समय या कोई भी चीज की सफाई कर, पूरे घर की सफाई करते समय क्या हुआ कि एक कचरा जो है बहुत सारा निकला। ठीक है। और वो कचरा गेट तक पहुंच गया। समझ लो। तो हमने वो कचरा निकाला, मतलब फिल्ट्रेशन हो गया, और वो फिल्ट्रेशन गेट तक पहुंच गया। अब हमारे को हमारी माता जी ने बोला कि इसमें कोई चीज काम की है तो तुम निकाल लो, अदरवाइज मैं इसको बाहर फेंक रही हूं, है ना। तो हम गए और हमने उसमें से जो भी चीज काम की थी वो वापस निकाल के अंदर ले ली, और बाकी कचरा कहां भेज दिया, बाहर भेज दिया। तो यही तो बात है, जो द्रव है वो हमारे पास पूरा घर है, उसमें से जो हम कचरा निकाल रहे हैं ढेर सारा, वो हमारे पास में फिल्ट्रेशन है। और अब उस फिल्ट्रेशन में से, उस कचरे में से जो आवश्यक चीजें वापस निकाल रहे हैं, ये पुनः अवशोषण है। वापस निकाल के कहां भेजना है, अपनी बॉडी के अंदर, यानी कि घर के अंदर वापस लेना है। तो जो नेक वाला भाग होता है, यहां पे भी, इसमें भी क्या होता है बेटा, यहां पे भी सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसमें इस वाले भाग में क्या होगा, आवश्यक पदार्थों व जल का पुनः अवशोषण हो जाता है। मेरी बात समझ गए ना। आवश्यक पदार्थ और जल का क्या हो जाता है, इस भाग में पुनः अवशोषण हो जाता है। और ग्रीवा वाला भाग भी सीलिया द्वारा ढका रहता है। ठीक है। और सीलिया आपको पता है गति प्रोवाइड करता है, गति करवाने में मदद करता है। सीलिया की वजह से ही क्या होता है, जो ये निस्यंदन है, मतलब अब जो बचा है शेष, मतलब अब जो भाग बचा है यहां पे, वो आपके पास में या तो यूरिया है या एमोनिया है, और उसके अंदर थोड़ा सा क्या है, जल है। ये क्या होगा आपके पास में, आगे की तरफ भागेगा और ये कहां पहुंचेगा, नेफ्रीडियोपोर पे पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, नेफ्रीडियोपोर पे पहुंचेगा। तो ये भाग कौन सा हो जाएगा आपके पास में, जहां पे ब्लू वाला बनाया है, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, उत्सर्जी पदार्थ N2 वेस्ट है। और ये नेफ्रीडियोपोर के थ्रू क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब बाहर कहां पे आएंगे, वो अलग अलग एनेलिडा में अलग अलग मैकेनिज्म होता है। सबसे मुख्य एनेलिडा आपके पास में केचुआ होता है, तो मैं केचुए के बारे में जरूर बता रहा हूं अभी आपको कि ये नेफ्रीडियोपोर कहां पे खुलता है, क्योंकि ये तो एक कोशिका है जो
एनेलिडा की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे मेरी बॉडी है तो मेरी बॉडी के अंदर आरबीसी है, मेरी बात समझना, या सोचो, चलो छोड़ो इस चीज को भी छोड़ो, किडनी वाली ले लेते हैं। मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है। अब तो नेफ्रॉन कहीं तो खुलेगा, या नेफ्रॉन के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ आया है, कलेक्ट हुआ, उसको बाहर फेंकने के लिए कहीं तो उसको जाना पड़ेगा आगे। या ऐसा तो नहीं है कि मेरी देह की जो झिल्ली है यानी भित्ति है यहीं पे खुल गया वो, या यहां से ही मेरे यहां पे मूत्र उत्सर्जित हो रहा है ऐसे ऐसे पिचकारी के तौर पे, ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं ना। तो ऐसी चीजों को हमको बात करना है कि नेफ्रिडियोपोर कहां पे खुलता है, जिसमें मुख्य रूप से मैं आपके पास केचुए के बारे में बात करूंगा। वैसे नेरिस भी एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है, एनेलिडा का एग्जाम्पल नेरिस। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।